आज के भी गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। महेंद्र सिंह धोनी जो ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर है, वो रांची के पास कोई तो एक रूरल एरिया में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अपने नी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स है आज के डेट पे हम स्लाइड शेयर कर देंगे, वहाँ पे आपको पता चल रहा है। अपोलो अभी आया था, 2-3 दिन पहले न्यूज़ आया था कि अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है आयुर्वेद को इंटीग्रेट कर रहा है एलोपैथी के साथ। अगर सब कुछ था, अक्षय कुमार खुद अपने वीडियो में बोल रहे, जो आयुर्वेद का पंचकर्म केरला में करा रहे थे, अपने होटल से ही रहा नहीं गया उनसे। जो अच्छा वो फील कर रहे थे ना, उनसे रहा नहीं गया। बेड पे लेटे लेटे उन्होंने वीडियो बना डाला। वही अक्षय कुमार को किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट को बुला के देख लीजिए अब क्या होगा आपका हालत में। 360 बोला ना सर आपने, 360 एंड इन 3 डिग्रीज, पूरा 3D है। 360 3D मार्केट है। क्यों? क्योंकि जिसको जो डिसीज़ हुआ है उसको तो आना ही आना है। पर अगर आप आयुर्वेद को सही से प्रोपोगेट करोगे, आप आयुर्वेद का सही एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो लोगों को ये पता लगेगा जो हेल्दी है, जिसको कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना हेल्थ बनाए रखने के लिए और उसको हेल्थ का प्रमोट और अच्छा प्रमोट करने के लिए और बिना व्याधि के सही बने रहने के लिए भी आयुर्वेद काम आता है। मतलब कोई इंडिया कैंसर का कैपिटल बन रहा है। अपोलो ने अभी हाल ही में बताया है कि इंडिया जो है रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से इंडिया को कैंसर कैपिटल माना गया है। अब डायबिटीज़ में इंडिया सेकंड है, चाइना के पीछे लगा हुआ है। वो भी पार कर देंगे। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो यार आज बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में हूँ। आयुर्वेदा के बारे में जानेंगे। मेरे साथ में हैं डॉक्टर श्रीधर सर, और इनकी जर्नी समझेंगे यार कि आयुर्वेदा की फील्ड में कैसे इन्होंने अपनी चीज़ों को बिल्ड किया, कैसे ग्रो किया। पैरेलली आयुर्वेदा को भी जानेंगे, बिकॉज जितना हम लोग आयुर्वेदा को डॉक्टर या वैद्य समझते हैं, उससे काफ़ी कुछ डेप्थ में भी है। आज मैं सर से जब डिस्कस कर रहा था तो पैरेलली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। मेरे लिए पॉडकास्ट करने का रीज़न ये है कि हम एक अच्छे से आयुर्वेदा को समझ पाएँ, ऑडियंस को डिलीवर कर पाएँ। सर ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, करियर किक नीट यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपने बारे में पहले बताएं, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे चीज़ों को आपने शुरू किया। Namaste everyone. Myself Dr. Sridhar Lakundi, working as professor in Department of Panchakarma in Sri Babu Singh Dadduji Ayurvedic Medical College, Farukhabad, which comes under Major SD Singh University. I come from Karnataka. I have completed my UG in SDM Ayurvedic Medical College, Udupi, and I have completed my post-graduation in Department of Panchakarma from Government Ayurvedic College, Bangalore. Reason of today's meet is to create awareness in students, in parents, in everyone about Ayurveda. जैसे कि सर आपने बताया कि आपका यूजी जो प्रोग्राम है, जो आपने बीएमएस खुद कर रखी है, वो एसडीएम उडुपी कैंपस से किया हुआ है, जो उनका ओल्ड कैंपस है, राइट। सेकेंड कैंपस जो उनका हसन है, हसन लोकेशन पे है, वो मैंने अभी रिसेंट में विजिट किया था, हार्डली 1-2 मंथ पहले। तो सर वहाँ की यूजी में ही आयुर्वेदा मुझे लग रहा है जर्रा जर्रा में है, और वहाँ का आयुर्वेदा बहुत फेमस है। ऐसा क्यों? मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड को पहले मैं चाह रहा हूँ कि जानूँ और समझूँ, और बच्चों को डिलीवर हो तो बेहतर है। तो मुझे बताइए कि आपने वहाँ से यूजी से क्या क्या सीखा और आप कैसे आयुर्वेदा में आए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि आयुर्वेदा में तो आप भी नहीं आना चाह रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप भी बाई डिफ़ॉल्ट आए होंगे। अब आयुर्वेदा में आ गए, फिर उसके बाद चीज़ें पता चली आपको, देन आपने फिर ये अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो आप कैसे आयुर्वेदा में एंटर हुए? सर एज सबका जो हाल है कि एक्सीडेंटली आयुर्वेद में पहुंच गए थे, वही सेम हाल हमारा भी था। नथिंग वो जो एक्सीडेंट आप बता रहे हैं, वो इंसिडेंस है जो, वो वही मेरे को जानना वो है। ऑब्वियस है कि एमबीबीएस नहीं मिला था, तो हमें उतना ही एजुकेशन था कि उस टाइम पे भी, हालांकि अभी भी ऐसा ही है बच्चों में कि एमबीबीएस नहीं मिला तो ख़त्म हो गया ना। इवन हमारे टाइम पे भी वैसे सोचा गया था कि एमबीबीएस नहीं मिला, वी हैड ऑप्शन, मैं 1 साल रुक के फिर जो भी होता है वो कर सकते थे। आयुर्वेद वाज नॉट इन माय माइंड, आयुर्वेद को लेके मैं सीरियस भी नहीं था। फिर एक डेंटिस्ट से मिला था मैं, जो केरला से बिलोंग करते थे। उन्होंने बोला कि बेटर देन डेंटल यू कैन ट्राई विथ आयुर्वेदा। दैट इज़ व्हेन आई हर्ड एंड गॉट टू नो अबाउट आयुर्वेदा। देन आई स्टडीड अबाउट आयुर्वेदा, बेसिक्स जो है क्या है, ये किस चीज़ से डील करती है, क्या, हाउ डिफरेंट इट इज़, एवरीथिंग जो मैंने जब देखा तो लगा कि यार वी कैन डू समथिंग इन दिस ऑल्सो। फिर देन वी कन्विंस्ड आवर पेरेंट्स वो स्टोरी ही जाननी है मेरे को। आप यस यस की जो स्टोरी है वो क्या है?
पेरेंट्स से बात हुई, पेरेंट्स ने बोला कि जैसे आपको सही लगे, तो जो आप पेरेंट्स सही की कर रिएक्शन सकते क्या हैं। थे? रिएक्शन था कि वो तो बोल रहे थे कि 1 साल तुम रुक जाओगे तो तुम्हें तो 100% मेडिकल एमबीबीएस मिल जाएगी। बट आई वॉज नॉट रेडी टू वेस्ट माई 1 ईयर, प्रीशियस 1 ईयर। सो हमने बोला कि आयुर्वेद में ही जाएंगे, अब जो भी करना है आपने जब उसी में आयुर्वेदा ले करेंगे। लिया तो यस। आपके पेरेंट्स खुश थे? नॉट दैट मच। खुश तो थे वो कि प्रोफेशनल फील्ड आया है, जो उसको पसंद था मेडिकल फील्ड उसी में आया है। बट समवेयर इन देयर माइंड दे वर लाइक, थोड़ा सा था उनको कि वो एमबीबीएस करना हाँ, चाहिए एमबीबीएस था। को ही उतना जो जिस चश्मे से देखते हैं, हाँ। वो मुझे लग रहा है आयुर्वेदा में भी चश्मा लगने में समय लगेगा। नहीं सर, समय लगेगा और उसमें थोड़ा सा मेहनत भी है। मेहनत ये है कि हम लोग बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब एजुकेट करना, हमें सिर्फ बच्चों को एजुकेट करना नहीं है सर, बच्चों के पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है। हम्म। सी, एक पेरेंट जब बच्चे का आयुर्वेद में एडमिशन कराने आता है, तो इफ़ दैट पेरेंट इज़ नॉट हैप्पी रिगार्डिंग हिज चाइल्ड्स सिलेक्शन, और जो हम्म। चाइल्ड का भविष्य होने वाला, बच्चे का भविष्य होने वाला है, अगर वो पेरेंट अगर हैप्पी नहीं है, हम्म। तो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बच्चे में पहले ही नेगेटिविटी आ रहा है दिमाग में, वो जब जाके एडमिशन ले रहा है तभी उसके दिमाग में नेगेटिविटी है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको फिर जब सीखने मिलता है, सब जानने लगता है, देन ही विल बिकम अ ग्रेट फैन ऑफ आयुर्वेदा। उनको आयुर्वेद में मज़ा भी आने लगता है। तब उसको लगता है कि उल्टा जाके पेरेंट्स को समझाना चाहिए, जो कि होता ही ऐसा है। पर मैं ये चाहता हूँ, इस आपके माध्यम के द्वारा मैं ये चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी इस बारे में पता चल जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने भी बहुत अभी कोशिश की हुई स्टेप्स है। ले रहे हैं कि पीयूसी के लेवल पे ही बच्चों को आयुर्वेद के बारे में पता लगे, क्योंकि पीयूसी में भी आयुर्वेद को लेके हमारे टाइम पे कोई अपडेट नहीं था। पीयूसी में आयुर्वेद को लेके कोई अपडेट नहीं था, वही पीसीएमबी, अगर स्टार्ट्स लेना है स्टार्ट्स ले लो, ये करना है वो कर लो। और बायोलॉजी भी लिमिटेड था तब का सिलेबस में, आयुर्वेद तो था ही नहीं। जब हम आयुर्वेद में आए तब जाके हमें पता चला कि भले ही एक्सीडेंटली हुआ है, पर समहाउ गॉड वाज वेरी फेयर टू अस कि हमें सही जगह सही लैंड जगह आ गए। कराया है। देन आफ्टर दैट तो व्हाट आवर जर्नी स्टार्टेड इज हम्म, समथिंग डिफरेंट। वही जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। मैं एक चीज और कहूंगा कि हाँ। अब तो आपने आयुर्वेदा की पहले एजुकेशन ली, हाँ। यूजी किया, पीजी किया, फिर 15 ईयर ऑलमोस्ट आप बोल रहे हैं कॉलेज में हो गए हैं। तो आयुर्वेदा को आप क्या समझते हो? मेरी नज़र में तो आयुर्वेदा, या इन जनरल माइंडसेट से, या पेरेंट्स की नज़र से, या सोसाइटी के माइंडसेट से लोग इतना समझते हैं, या तो ये तो एक तो ये तरीका है कि जो हमारा एलोपैथ में नहीं हुआ तो हम आयुर्वेदा चले गए। दूसरा ये, या तो हम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आपकी नज़र में आयुर्वेदा क्या है एग्जैक्टली? आप क्या समझते हैं या आपने क्या महसूस किया हुआ, वो क्या है? एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहूँगा सर। अगर आप गूगल करेंगे तो आज के भी गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। महेंद्र सिंह धोनी जो ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर है, वो रांची के पास कोई तो एक रूरल एरिया में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अपने नी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ओके। और वो डॉक्टर ऐसा डॉक्टर है, सो सिर्फ 40 रुपये चार्ज करते फीस हैं। लेता है, मैंने क्या यस। बोला कि बहुत इकोनॉमिकली है होगा, ना। बहुत कम पैसे में इलाज हो जा रहा है, तो ऑडियंस मूव कर जा रहा है। नहीं ये तो सर। आप जो बता रहे हैं कि बहुत पैसा है इनके पास में, ये क्यों पहुंच गए? हाँ, ऐसा है ना। हम्म। आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शनल लग रहा है, हम्म। पर वो उनको क्या नहीं है, कितना अफोर्ड कर पाते हैं, हम्म। कुछ भी अफोर्ड कर पाते हैं ना वो। उन ऐसे लोगों को भी अगर आयुर्वेदा सिर्फ 40 रुपए से अट्रैक्ट कर रहा है, हम्म। तो कुछ तो होगा ना इसमें आयुर्वेद में। तब जाके वो वहाँ पे जा रहे हैं ना। अब जितने भी सेलिब्रिटीज देखिए, जितने लोगों को देखिए, आगे जब वैसे बात करेंगे हम, वो खुद ही आयुर्वेद को बिना अ- किसी एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी पैसे के खुद ही प्रोपोगेट कर रहा है आयुर्वेद को, जो कि वो खुद एक्सपीरियंस करने के अगर बाद हम कर रहे हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन पे आए तो आयुर्वेदा की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? क्या आयुर्वेदा को, जितना मैं समझता हूँ, कि एक तो कुछ डिसीज हो गई तो हम उसको क्योर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी डिसीज हैं जो एलोपैथ से भी नहीं ठीक होती हैं, वो हम आयुर्वेदा में ठीक करते हैं। क्या एग्जैक्टली आयुर्वेदा यही है, या इसके बियॉन्ड भी है? आयुर्वेदा क्या सिखाता है लोगों को, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कि बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो ये जो डॉक्टर आयुर्वेदा का बनेगा, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये जानना बड़ा जरूरी है। एक बच्चे के बारे में जितना उसका माँ बाप सोचते हैं ना, एक पेरेंट जो बच्चे के बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा, आई एम वेरी कॉशियसली यूजिंग दिस वर्ड, उससे भी ज़्यादा आयुर्वेद इंसान के बारे में सोचता है।
अगर उसको सही मतलब तरीके से, आयुर्वेदा आप कोर्स की बात कर रहे हैं? आयुर्वेद का पूरा जो ज्ञान है हाँ हाँ। वो एक इंसान के बारे में इतना सोचता है जितना उस इंसान के बारे में अपने माँ बाप भी नहीं सोचते होंगे, है ना। मतलब आयुर्वेदा सिखाता है ये चीज यस कि यस, कैसे क्योंकि रहना है। हाँ, आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है, आयु एंड वेदा, ये दो वर्ड से बने हुए हैं। जी। वेदा मीन्स नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ विच, किसका नॉलेज है, आयु का। और आयु क्या है, कंप्लीट जो आपका जो लाइफ है, इस एज। कंप्लीट लाइफ का ज्ञान है वो। उसमें सिर्फ एक डिसीज का ट्रीटमेंट हुआ या किसी इसका हुआ, उसको कैसे ओवरकम करना है, सिर्फ प्रिवेंशन ना, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। अगर आप संहिता में देखेंगे, जबकि पहला चैप्टर जो संहिता का आता है, जो हमारा मूल ग्रंथ आयुर्वेदा है, इट्स बीन बोल रहे हैं कंप्लीट वे ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ, इट साइंस इज ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ। ओके। दैट इज व्हाट मेक्स आयुर्वेदा स्पेशल फ्रॉम अदर मेडिकल साइंस। किसी मेडिकल साइंस के बारे में ऐसा डेफिनेशन आपने सुना है क्या? आज तक आपको एमबीबीएस का कोई डेफिनेशन पता है? नहीं, क्योंकि है नहीं, क्योंकि सिर्फ डिसीज को ट्रीट करना ही मेडिकल साइंस का काम नहीं है। सी, व्हेन आई रेफर टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज सेड एज फिफ्थ वेदा। वेद कौन से? चतुर्वेद जो है ना, उसमें अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, आयुर्वेद फिफ्थ वेद बोला गया है। और ये एक ऐसा अकेला धर्म है हिंदुइज्म जिसमें हेल्थ को रिलीजियस टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है। When religious textbook are speaking about health, they are starting with Ayurveda. And आयु का डेफिनेशन कुछ भी दिया जा सकता था ना, ट्रीट करने वाला, डिसीज को क्योर करने वाला, बहुत सारे डेफिनेशन थे। दे यूज दैट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंटली। वो जो वर्ड यूज किए ना, आयु एंड वेदा, वेदा इज समथिंग। अगर फॉर एग्जांपल आपको वेद के बारे में तो हर कोई जानता ही है, वेद क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना सच है वेद। स्पीड ऑफ लाइट जो 2000-3000 साल पहले बताया गया था, आज के डेट पे भी वो सच निकल रहा है। अब टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ जो आजकल अभी जाके एस्टिमेट लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है 8.7 मिलियन, मतलब 87 लाख स्पीशीज धरती पे है करके। अब भी अभी रिसेंट गूगल करो तो अभी निकल के आ रहा है, वो भी लिख के आ रहा है कि एस्टिमेटेड है। पर अगर देखा जाए तो पद्म पुराण में 84 लाख योनियां है करके तभी बोला गया था, हजारों साल पहले। दैट इज वाई दे हैव ये यूज्ड। ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। यस, मतलब पहले से लिखा गया वो है। जो पहले लिख गया था उसमें, आज ये लोग पता कर रहे हैं। पता कर रहे हैं मतलब पूरा नहीं, सर्च आउट कर रहे हैं। वो स्लाइड में आपको पता चलेगा कि सिर्फ दैट इज एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन ही वो जान पाए कि इतना है। 8.7 मिलियन इज एस्टिमेटेड। पर वहां पे 84 लाख योनियां बोल के उसमें भी जलचर कितने हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, जंतु कितने हैं, वो सब डिटेल में लिखा हुआ है पद्म पुराण में। यू कैन रेफर टू द स्लाइड, है ना। वेद जब वर्ड यूज कर रहे हैं, दे न्यू इट। वेद बोलने पे क्या इंपॉर्टेंस है उसका, दे न्यू इट। दैट इज वाई पंचम वेद है, फिफ्थ वेद बोला जाता है आयुर्वेद को। सो जिस किसी के भी लाइफ में आयुर्वेद अगर आया है, चाहे वो एक्सीडेंटली आया हो या किसी डॉक्टर की तरफ से आया हो या कैसे भी आया हो, तो वो अपने लाइफ बेहतर का के वो लिए आया। बहुत बड़ा पुण्य समझे कि वो मौका मिला है उसको पढ़ने के लिए। ये बात हमें खुशी कब देती है पता है? मेरे पापा के जो बॉस जब आके मेरे सामने पेशेंट होके बैठे थे ना आयुर्वेद के, एंड व्हेन वो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मान रहे थे ना, देन आई फेल्ट हैप्पी कि या आई हैव डन समथिंग। एंड जब हम उनको रिजल्ट दे पाए ना आयुर्वेद से, मॉडर्न में देने के लिए उनको क्या कमी थी? नहीं थी। बहुत सारे डिसीज में, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे एमबीबीएस के फ्रेंड्स हैं जिनके माँ बाप के लिए वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मुझसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनको पता है, लिमिटेशन पता है। और हम जब भी डिसीज के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये, लोगों के अप्रोच को बदलना पड़ेगा। हम सिर्फ जब मेडिकल साइंस की बात आती है तो डिसीज के बारे में बात करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो, आज का टॉप नंबर 1 किलर कौन है? कार्डियक जो डिसीजेस है, आज का पूरा धरती का टॉप किलर है, वो नंबर 1 किलर है। उसी से ज़्यादा लोग मरते भी है। और आजकल कोविड के बाद तो उसका इंसिडेंस इतने बढ़ गए कि 30-40 साल का आदमी जो है एक्सरसाइज करते मर रहा है, सुबह घर से निकले थे शाम को घर को नहीं आया, ऐसा मर रहा है। ये लोग एमबीबीएस में हुआ, इसमें हुआ, कार्डियक ट्रांसप्लांट तक भी आ गए हैं। प्लास्टी, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, कार्डियक ट्रांसप्लांट तक भी आ गए। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, स्टिल वो डिसीज नंबर 1 किलर है कि नहीं अभी? हाँ।
कोई इंडिया कैंसर का कैपिटल बन रहा है। अपोलो ने अभी हाल ही में बताया है कि इंडिया जो है रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से इंडिया को कैंसर कैपिटल माना गया है। अब डायबिटीज में इंडिया सेकंड है, चाइना के पीछे लगा हुआ है, वो भी पार कर देंगे हम। जैसे हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से तो हम क्रॉस उसको भी कर जाएंगे, क्रॉस कर देंगे। नंबर 1 पे आ अब जाएंगे। उसका ट्रीटमेंट तो सबको पता ही है, जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ रहा है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है। तो आयुर्वेदा में है कुछ ऐसा हमारे पास में हाँ कि सर, इसका कुछ हम इस पे गौर करने की बात यह है कि जब भी मेडिकल साइंस की बात किया जाता है तो डिसीज की ट्रीटमेंट की बात किया जाता है। कोई दूसरा मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है जो इस डिसीज को आने से रोकने के बारे में बात कर रहा है। इस डिसीज को, मेनली ऐसे जो डिसीजों है को, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यस यस, मैं आपको कुछ डिसीजों का लिस्ट देता हूँ। आप उस डिसीज का लिस्ट पहले सुनिए, उसके बाद आप चूज करिए कि इसका ट्रीटमेंट लेने के इच्छुक रहूंगा या ट्रीटमेंट, ये डिसीज से ही बचने में मेरा होशियारी है। ठीक है, पहला नंबर है कैंसर, दूसरा डायबिटीज, तीसरा है थायराइड, चौथा है कार्डियक डिसीजेस, फिफ्थ है मेंटल डिसऑर्डर्स, सिक्स्थ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सेवेंथ है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये नाम सुन के आपको क्या लगता है, कितना भी पैसा हो आपके पास, आप ये सोचेंगे क्या यार हो जाने दो, मैं जाके इसका ट्रीटमेंट ले लूंगा? नहीं ना। इफ गिवन एन ऑप्शन यू विल चूज प्रिवेंशन ना। हाँ, दैट इज वेयर वी स्टैंड, सही से हमारा स्टैंड लेते हैं हम आयुर्वेद में। हमारे आयुर्वेद में ये है कि ये डिसीज की क्यूर के बारे में तो तुम भूल जाओ, अगर ये सोचो कि ये डिसीज तुम्हें आए ही ना तो कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में, ये चीज इस जनरेशन के लिए ये बहुत पॉसिबल है जो इंपॉर्टेंट आप है। बोल रहे हो कि आई ना, वो कैसे पॉसिबल नहीं सर, यही तो साइंस ऑफ लाइफ है, नॉलेज ऑफ लाइफ, जो आयु का वेद जो बोला जा रहा है वो यही तो है। यू आर नॉट बोर्न टू गेट डिसीजेस। भगवान ने आपको जान इसलिए नहीं दिया कि जर्जरित होके मरो ना, डिसीज होके मरने के लिए नहीं दिया है। इसीलिए तो आयुर्वेद का पहला चैप्टर का नाम पता है आपको? संहिता में आयुर्वेद का पहला चैप्टर का नाम है आयुष कामी अध्याय। मतलब क्या है? आयु का कामना जो करता है उसको क्या करनी चाहिए, लंबी आयु का जो कामना करता है उसको क्या क्या करनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए। दूसरे संहिता में पहला चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घन जीवितीय अध्याय। दीर्घ जीवन व्यतीत करने के लिए उसको स्वस्थ होके क्या करनी चाहिए, ये पहला चैप्टर में सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं जाके सीधा एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो उसके साथ ये भी सीख रहे। ये जो आयुर्वेदा का जो सिलेबस है थोड़ा सा, ये क्या संस्कृति में है क्या? बेसिक जो स्क्रिप्ट है आयुर्वेद का वो संस्कृत में ही है सर, जितने संहिता से वो सब तो संस्कृत में बच्चे ही को है। जो एग्जाम देने पड़ते हैं वो संस्कृत में संस्कृत में समझना पड़ता है सर। समझना एग्जाम वो पड़ता अपना लैंग्वेज में दे सकता है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश दोनों में, के हिंदी ऑप्शन में रहते दे हैं। सकता है, पर सही से अगर आयुर्वेद को समझना है, दैट इज वाई फर्स्ट ईयर में संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है। तो आयुर्वेदा का सिलेबस क्या, मतलब जैसे पहले बोलते थे जो पुराना सिलेबस था, अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि जैसे सर्जरी एड ऑन हो गया है, तो कुछ अपडेट हुआ है पहले से सिलेबस, या सिलेबस उतना ही है, या अभी पता चला लोगों को क्या है? देखिए, जो सिलेबस है फाइनल ईयर में करीब 12 पेपर देने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर 3 फेज में अभी फिर से वो पुराना जो था फेज वाइज वो वापस से एनसीआईएसएम ने अडॉप्ट कर लिया। सिलेबस इज़ वेरी ब्यूटीफुली अरेंज्ड। जो एनसीआईएसएम का ये काम है ये सराहनीय है। सिलेबस बहुत सोच समझ तो के। एनसीआईएसएम आने से कुछ चेंज हुआ है क्या? एनसीआईएसएम पहले से भी था, सीसीएम था, बाद में एनसीआईएसएम हुआ। नहीं, सीसीआईएम के बाद में तो बहुत सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। बहुत सही। एनसीआईएसएम के आने के बाद फिर से वो जो पहला जो आयुर्वेद का ज्ञान को बढ़ाने को लेके जो सिलेबस था ना सर, वैसे बना हुआ है। अब इस जो सिलेबस में आप अगर देखोगे तो बच्चे का जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, ज़्यादा डिटेल में तो एक एक सब्जेक्ट को लेके बोल नहीं पाऊंगा, पर जो सब्जेक्ट को डिवाइड करके प्लेस किया गया है एक एक ईयर में, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और अप्रोच जो है आयुर्वेद का सब्जेक्ट को लेके अप्रोच जो है ये बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर में ही बच्चे का अप्रोच बदल जाएगा। आपको एक इंस्टेंस सुनाता हूँ मैं। आयुर्वेद में जो दिनचर्या ऋतुचर्या बोला गया है, दिनचर्या मतलब द वे ऑफ लाइफ यू लीड एवरी डे। एवरी डे आपको हर दिन दिने दिने चर्यम दिनचर्यम, ओके, एवरी डे आपको कैसे लाइफ बिताना है, मतलब ताकि आप दिन का शेड्यूल। यस, दिन का शेड्यूल आपका कैसा रहना चाहिए ताकि आप रोग मुक्त रहो।
ओके। रोग से बहुत दूर रह तो पाओ। मतलब एक अपने आप में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयुर्वेदा हमको ये भी सिखाता है कि हमको डिसीज हो ही ना, सबसे पहले यही तो सीखना है सर। मतलब हम अपना इतना लेवल अप करके रखें कि फिर वो डिसीज इन्फेक्ट ही ना करे। यस सर। आप जब गाड़ी खरीदोगे, कोई तो गाड़ी खरीदोगे, तो आप एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को सही करने के बारे में सोचोगे या एक्सीडेंट बिना एक्सीडेंट के चलाने के बारे में सोचोगे? पहले से ही मेंटेन करके यस रखेंगे। सर, बिना एक्सीडेंट के चलाना ही गाड़ी होशियारी है ना। एक्सीडेंट होने के बाद जितना भी आप गाड़ी को सही करा लो, पहले जैसे होगा नहीं। दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो क्यों वो कहावत बनी थी? वो आयुर्वेद में ही संभव है। दूसरा कोई साइंस नहीं है जो प्रिवेंशन को लेके इतना बात करता है। जो लाइफ की डिसिप्लिन है, फॉर एग्जाम्पल ठंडियों में कौन कौन से ठंड जब आती है, हालांकि साउथ इंडिया में इतना वेरिएशन नहीं है ठंडियों में। यहाँ पे हम, नॉर्थ में मुझे रहता आके है। यहाँ पे 7 साल हुआ, तो हम यहाँ पे देखते हैं 44 डिग्री भी मिलता है, 4 डिग्री भी मिलता है। हाँ, समर में 44 भी मिलता है, विंटर में 4 डिग्री भी मिलता है। तो जो सीजनली वेरिएशन से जो आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, उस हिसाब से क्या डिसीजेस बन सकते हैं, उसको रोकने के लिए आपको कैसा रहना है। छोटी छोटी चीजें सर। अब ठंडियों में आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठंडियों में कुछ ही दिन पहले बच्चों को पढ़ा रहे थे, ठंडियों में अब दिनचर्या में क्या बोला गया है, जब बाहर जाओगे तो चप्पल पहन के जाने का एक रेफरेंस है। पादयात्र बोलते हैं चप्पल के लिए। बाहर जाते टाइम चप्पल पहन के जाओ करके एक रेफरेंस है। हेमंत ऋतुचर्या जो ठंडी का समय है, उसमें लास्ट में बोलते हैं पादयात्र सर्वदा। सर्वदा का मीनिंग देता है कमेंट्री में, वो बोलता है मतलब दिन में जो बाहर जाते हैं ना, उसके अलावा भी पहनना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ, घर में भी ठंडियों में चप्पल पहन के रहो। ये माँ बाप भी बोलते कि नहीं बोलते बच्चे को? आयुर्वेद में बोल के रखा हुआ है कि ठंडियों में घर तक में मतलब चप्पल पहन के रहो, बेसिक्स तुम चीजें भी अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करो ठंड से। बहुत सारे छोटे छोटे चीजें। आपको एक चीज बताता हूं मैं, दंत धावन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको जाननी है। ये सिर्फ मेडिकल साइंस जो करने आ रहा है उसके लिए नहीं है सर। ये भगवान ने पूरा धरती के लिए आयुर्वेद दिया था। डिवाइन ओरिजिन है आयुर्वेद का, ओके। है ना। ये आयुर्वेद का जो अगर ओरिजिन देखोगे, ये बोला जाता है कि ब्रह्मदेव से आयुर्वेद मिला था। जिन्होंने सृष्टि किया था, सृष्टि का उद्भव किया था जिसने, वही भगवान ने सृष्टि को सही सलामत रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था की चाहिए था, वो 5वें वेद में आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के माध्यम से दिया हुआ था। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक ही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट ऑफ दंत धावन। दंत धावन का मतलब क्या है? दांत का धावन। धावन मतलब धोना, दांत को साफ करना। उसमें जो चीजें बताया गया है आयुर्वेद में, इफ somebody इज इंटरेस्टेड दे कैन रेफर दिनचर्या चैप्टर नंबर 2, जिसमें अष्टांग हृदय में दंत धावन है। डिटेल में चाहिए तो अष्टांग संग्रह में दंत धावन अच्छे से बताया गया है। उसमें यह बोला जाता है दंतान पूर्वम अधो घर्षेत। मतलब क्या है? दांतों को पहले नीचे से ऊपर घर्षण करनी चाहिए। आज भी आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी दांत की प्रॉब्लम लेके, वो बोलते हैं ऐसे 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 मत रगड़ो, ब्रश को ऐसे ऐसे चलाओ। उनको भी आज जो ये बोल रहे हैं ना, वो तब भी, मतलब ये जितने भी संहिता से जितने भी लिखा हुआ है, 2000-3000 साल पहले लिखे हुए हैं। 3000 साल पहले ये सारा लाइफ स्टाइल के चैप्टर ऑलरेडी है। यस यस यस। मतलब वो और इतना डिटेल में है ना। और एक बात मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ लोगों को, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी आए साल अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजेस लाते रहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने कभी भी सुना है ऋग्वेद में ये श्लोका बदला गया है, एक श्लोका और ऐड किया गया है, या एक श्लोका की जरूरत नहीं था निकाला गया है? ये 2 से 3 हजार साल पहले जो लिखे हुए संहिता थे ना सर, इसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं आया अब तक। कोई चेंजेस नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसमें, किसी की ज्ञान इतना नहीं था कि उसमें कुछ ऐड कर दे, और किसी की ज्ञान इतना कम ये नहीं था कि उससे कोई एक शब्द कम कर दे। इतना शब्द है, ये भी लिखा हुआ है, इतने श्लोका से ये बुक लिखा हुआ है करके उस श्लोक बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। और एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एक एक चीज भी इंसान के लाइफ को सही रखने के लिए काम करता है। ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया, वैसे ही बात करने के लिए इतना सब कुछ है। अब सोचिए, अगर ये ऐसे ही होता, फालतू में होता, तो टाटा मेमोरियल जो ग्रुप है हॉस्पिटल का, वो भारत का मतलब आयुर्वेद में भारत का पहला मतलब वर्ल्ड का पहला है। भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल बना रहे हैं। आप आज भी गूगल कर देखिए, ग्रुप ऑफ टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया करके डालिए,
अपोलो आता है, वोकाट आता है, फोर्टिस आता है। तो ये ये क्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सर? नहीं सर, ये ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है ये एलोपैथिक हॉस्पिटल से, मॉडर्न हॉस्पिटल से, बिजनेसमैन है जो हॉस्पिटल चला रहे थे, है ना। जी। ये जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स है आज के डेट पे, हम स्लाइड शेयर कर देंगे, वहां पे आपको पता चल रहा है। अपोलो अभी आया था, 2-3 दिन पहले न्यूज आया था कि अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है आयुर्वेद को इंटीग्रेट कर रहा है एलोपैथी के साथ। अगर सब तो कुछ था। अगर थोड़ा सा अगर मैं इस पे आऊं कि हाँ, आयुर्वेदिक के टॉप हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, आयुर्वेद के या टॉप ऐसे हॉस्पिटल। कोई सेंटर्स हैं जो डिसीज को क्योर करने का, जैसे पंचकर्मा आपका डिपार्टमेंट ही है, हाँ, तो बहुत सारे लोग पंचकर्मा कराने जाते हैं, मतलब सेंटर्स होते हैं, तो वो टॉप कुछ सेंटर्स हैं ऐसे इंडिया के अंदर? बहुत सारे हॉस्पिटल्स है सर आयुर्वेद में। हम्म, केरला में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत पुराने हॉस्पिटल्स है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत पहले का बीएचयू था, में। बीएचयू था। बहुत पुराने जामनगर के हैं, गवर्नमेंट के हैं, जाके जाना देखना चाहिए आपको। बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स है, बहुत हॉस्पिटल्स है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे फॉरेन के लोग पढ़ने आ रहे हैं, हम्म। है ना। अगर आयुर्वेदा को थोड़ा सा हम और टच करें, हाँ, कि आयुर्वेदिक फील्ड में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चा जब कैंपस में आता है, यस यस बीएमएस यस। करता है, मेडिकल में तो एमबीबीएस में उसको इसलिए टेंशन नहीं क्योंकि उसको मालूम है कि हम एक बार एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हम करोड़ों कमाएंगे। तो आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे की थोड़ी सी समस्या है या तंगी है। ये इसलिए है ना सर, हम्म। एक वीडियो चली थी कुछ दिन पहले, उसमें ये बोला जा रहा था, हम्म। भगवान के सामने तुम्हें मांगना भी नहीं आता। हम्म। भगवान से कोई भी हाथ जोड़ के जब मांगता है ना इंसान, उसको मांगना भी नहीं आता। वो महज ये मांगता है कि मुझे थोड़ा सा धन दौलत दे दो, मेरे बीवी बच्चों को कुछ चंद सलामत चीजें दे रखो, दो। चंद चीजें दे दो। भगवान भी बोल रहा होगा, अरे तुच्छ प्राणी क्या मांग रहे हो, क्या क्या मांग सकते हो तुमसे, मुझसे मैं क्या क्या तुम्हें दे सकता हूँ, और तुम क्या मांग रहे हो। अब मैं अभी भी मेरे बच्ची को बाहर जाता हूँ तो पूछता हूँ, बेटी क्या चाहिए। पूछने का प्यार तो इतना रहता है कि वो चांद तारे भी मांग ले मैं तोड़ लाऊं उसके लिए, पर वो क्या मांगती है, पापा चॉकलेट लाना। हमारा हाल बिजनेस में आयुर्वेद को लेके यही है सर आजकल। आयुर्वेद ने सॉरी, अवेयरनेस जो लोगों में है आयुर्वेद को लेके वो इतना कम है। उसके लिए ये एग्जांपल दिया था मैं। वो क्यों है, क्योंकि बिजनेस, आयुर्वेद का जो बिजनेस है ना सर, अभी स्लाइड देखेंगे आप पता चल जाएगा, बाय ईयर 28 इट्स गोइंग टू क्रॉस 1.2 ट्रिलियन, इतना 1.2 बड़ा मार्केट साइज है ट्रिलियन आयुर्वेदा का? यस यूएस डॉलर्स। आपको क्या लगता है आप। बाबा रामदेव के बारे में क्या राय है आपकी? अरे सर वो आई थिंक ही इज द पर्सन की जिसने आयुर्वेदा में थोड़ा इनिशिएटिव एड ऑन किया है, मुझे ऐसा इनिशिएटिव लगता है। इनिशिएटिव एड ऑन किया, और हर घर को आयुर्वेद पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। रोल है। क्योंकि लोग जहाँ पे निविया पॉन्ड्स ये वो उसमें डूबे हुए थे, वहाँ पे ये भले ही वो कम प्रमाण में होगा, पर वहाँ पे उसमें बात ये है ना कि वो जो वर्ड है ना हर्बल, वो जो वर्ड हर्बल है वो हर इंसान के दिमाग में घुस गया। अब आज क्या चल रहा है उनके साथ पता नहीं, पर जो भी है उन्होंने किया है ना आयुर्वेद को लेके, योगा को लेके। अभी भी देखता हूँ मैं, गांव में बैठ के लोग कपालभाति कर रहे हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं चल, जो ऐसे बैठ के तंबाकू खाते थे वो बैठ के कपालभाति कर रहे हैं। ये कैसे संभव था। सही कह रहे हैं। और आप बिजनेस के बारे में जैसे बात कर ही रहे हैं आयुर्वेद को लेके, डाबर जो है, डाबर जो फैमिली है डाबर का, दैट इज बीन लिस्टेड इन टॉप 17 रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। आपको क्या लगता है आयुर्वेद जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है आयुर्वेद को कैसे यूज कर रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आयुर्वेद में इतने सारे ऑप्शंस है, अभी अगर बताएंगे तो कल बच्चा आएगा आपके पास, बोलेगा मैं आयुर्वेद में ही एडमिशन लेना है भैया। हैं, कोई मेडिकल साइंस है क्या जो आयुर्वेदिक टूरिज्म जैसा टूरिज्म करा रहा है। मोदी जी जो बाहर से लोग आयुर्वेद के ट्रीटमेंट कराने इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए आयुष वीजा दे रहे। जो हाँ यस सर, आयुष वीजा मिल रहा है। जो बच्चे बाहर के फॉरेन के जो बच्चे हैं वो इंडिया आयुर्वेद अगर पढ़ने आना चाहते हैं तो उनको आयुष का स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये कहाँ संभव है दूसरे मेडिकल साइंस में। और हम जो हमारे पास है वो देख नहीं रहे, और वो जो उनके पास है वो जो भी उससे कमी है उसको चाह रहे हैं, है ना। तो जितना ग्लोबल मार्केट है आयुर्वेद का, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्लाइड में बता दूंगा, उसमें बोला, ये देखा मैंने अमेजोन में ऐसे ही ये कर रहा था, तो नीम का दातुन जो आता है ना, नीम ट्विग, जी। है ना, आप अभी भी यूएस का अमेजोन वेबसाइट खोल के देखिए, $9 पे वो 10 ट्विग बेच रहे,
6 इंच का एक नीम की लकड़ी है छोटी सी, उसको $9 में 10 बेच रहे। $9 मतलब करीब करीब ₹1000 में 10 टुकड़ा बेच रहे हो पैकेजिंग करके अच्छे से। वो जा इंडिया से रहे। हाँ, और कहीं से भी जा रहे हो, है तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ना। और हम क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। WHO ने अभी अभी तो एक रिसर्च किया था जिसमें इनको पता चला है यूज ऑफ नीम जो है ओरल कैंसर प्रिवेंट करने में काम आ रहा है। और ओरल कैंसर कितने प्रमाण में है, क्या है, वो तो सबको पता ही है ओरल कैंसर का। जो हमारे पास है उसको हम वैसे ही सोच लेते हैं। हमें हर बार जब वो फिर फॉरेनर्स ही आयुर्वेद को लेके जाएंगे और उल्टा हमें ही बेचेंगे ना, तब हमें आएगा कि कुछ ब्रांडेड लेके आए हैं। हाँ, ये गलती ये तो हो मैं रही है बोलूंगा सर। कि इंडियन सिस्टम में ऐसी चीजें हैं कि अगर कुछ बाहर से प्रोडक्ट आता है तो उसको हम ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। यस, आप जॉन्टी रोड्स को तो जानते ही होंगे, हम्म। जो फेमस साउथ अफ्रीका के फील्डर रहे हैं। अब वेबसाइट में भी वो अवेलेबल है, कुछ दिन पहले मुझे वो मिला भी था वेबसाइट में न्यूज़, कि जॉन्टी रोड जो है AI बेस्ड आयुर्वेदिक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल के एथलीट्स और नॉन एथलीट्स के लिए आयुर्वेदिक में क्या कर सकते हैं वो बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ का। एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज हो गया, दूसरा प्रमोशन ऑफ हेल्थ का एक कंसेप्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो हेल्दी इंसान है उसका हेल्थ का रक्षण करना, उसको प्रमोट करना, है मतलब ना। मेंटेन करके रखना यस और सर, ऊपर मतलब उसको डिसीज ही ना हो। यस सर, एक तो डिसीज ना होना और हेल्थ जो उसका ऑलरेडी सही है उसको प्रमोट भी तो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दौड़ने वाले 2 लोग, हम भी दौड़ेंगे 100 मीटर तो हेल्दी ही है, 100 मीटर दौड़ पा रहा है। पर उसेन बोल्ट भी 100 मीटर दौड़ रहा है ना। फिर हम दोनों का हेल्थ एक ही है क्या ना। डिफरेंस है। सही हेल्थ होते हुए भी उसका हेल्थ का लेवल कुछ और ही है, उसका फिटनेस का लेवल कुछ और ही है। आयुर्वेद इसके बारे में भी बात करता है सर। लोगों को आयुर्वेद बोलते हैं, सिर्फ दिमाग में ये सवाल आता है कि ये वो डिसीज ट्रीट करता है कि ये डिसीज ट्रीट करता है था। वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो कर ही वो देंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि सेकेंडरी, पहले हम इस पे वर्कआउट करते हैं कि डिसीज ही ना हो। डिसीज ही ना हो, हेल्दी रहने के लिए जो इम्पोर्टेंस है ना सर। और आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू स्पीकिंग, इस पे मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि इन जनरली बच्चों का क्वेश्चन यही होता है हाँ, कि सर मतलब क्लिनिक कैसे चलेगी, लोग पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं कि नहीं यस, आते हैं। किस मरीज, तो कौन से हाँ, मरीज तो हमें एग्जैक्टली मिलेंगे। हमारे पास में जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है, मतलब डिसीज जिनको हो रही है, क्या उतने तक ही मार्केट सेट आउट है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट कंप्लीट 360 है। यस, इसमें तो वो भी ऑडियंस टारगेटिंग है आयुर्वेदा के लिए जिसको कोई डिसीज नहीं भी है, मतलब एज एन पर्सन कोई भी है, अगर उसको बचा के रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो भी अगर वो पर्सन है, कोई भी अगर ह्यूमन है, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदा का एक टारगेटिंग क्लाइंट हो सकता है। 360 बोला ना सर हाँ। आपने, 360 एंड इन 3 डिग्रीज, पूरा 3D है। 360 3D मार्केट है। क्यों? क्योंकि जिसको जो डिसीज हुआ है उसको तो आना ही आना है। पर अगर आप आयुर्वेद को सही से प्रोपोगेट करोगे, आप आयुर्वेद का सही एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो लोगों को ये पता लगेगा जो हेल्दी है, जिसको कोई अस्पताल की जरूरत नहीं है, उसको अपना हेल्थ बनाए रखने के लिए और उसको हेल्थ का प्रमोट और अच्छा प्रमोट करने के लिए और बिना व्याधि के सही बने रहने के लिए भी आयुर्वेद काम आता है। मतलब आपके टारगेट जो बिजनेस देने वाले लोग हैं वो भी आ जाते हैं आपके दायरे में। डोमेन बड़ा है। यस सर। और सर क्या ऑप्शंस हैं आयुर्वेदा में, अगर हम किसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है, अर्निंग सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, यस वो सर, चीज थोड़ा देखिए सा। आयुर्वेद जो हमने बात किया अभी थोड़ी देर पहले कि इट्स कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ, है ना। तो दिल्ली में अभी हाल ही में एक न्यूज़ में पढ़ा मैं, दिल्ली में फर्स्ट इंडिया आयुर्वेदिक होटल रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ओके। यस, दिस फूड इज गुड फॉर दिस प्रकृति, हम बोलते हैं ना, इस प्रकृति के आदमी के लिए ये खाना अच्छा है, इस प्रकृति के आदमी के लिए ये खाना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पित्त प्रकृति का इंसान ले लीजिए, उसको लवण और अम्ल रसा कटु रसा अगर आप देंगे तो उसका पित्त बढ़ जाएगा। कफ प्रकृति वाले इंसान ले लीजिए, उसको आप मधुर रस ज्यादा खिलाओगे तो उसका कफ बढ़ जाएगा। वात प्रकृति वाले को मधुर रस खिलाओगे, वात कम हो जाएगा उसका। मतलब मेंटेन करके यस, रखना है तो ये जो है आयुर्वेद ना, की ये कंसेप्ट यूज करके आयुर्वेदिक फूड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर। आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम बात कर रहे थे, नया कंसेप्ट आया हुआ है। कंसेप्ट है सर। अभी दिल्ली में वो अपना बॉडी चेक करते हैं, आप किस प्रकृति के हो, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका बॉडी का कैसा
प्रकृति है वो देख के आपके लिए जो सही है, जो गुड फॉर योर हेल्थ है, वो वाला फूड बना के वो दे रहे हैं। उस अकॉर्डिंग खाने के लिए देते हैं। यस सर, आयुर्वेद में यही तो बताया गया है। आप अपना देह को समझिए, उसको जो अच्छा है वो दे दीजिए। अब दूध अच्छा है, सबके लिए थोड़ी ना अच्छा है दूध। किसको अच्छा है? 100 किलो का आदमी 1.5 क्विंटल तक पहुंच रहा है, उसको दूध अच्छा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग्स। इसीलिए जाके तो आयुर्वेद अब आने वाले इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट लेना है मुझे। यस सर, आपको अपना बॉडी समझना है, उसके हिसाब से खाना, उसके हिसाब से व्यायाम, उसके हिसाब से सब कुछ करना है। अगर सर थोड़ा सा हम पंचकर्मा पे आए, हाँ। बिकॉज आपका पीजी पंचकर्मा से है, अभी तक Yes. तो हम यूजी की बात कर रहे थे Yes. कि आयुर्वेदा अगर वो यूजी कर लेता है, बीएमएस कर लेता है, हाँ। तो उसके बाद के क्या ऑप्शंस हैं? अभी तक की बात वो चल रही थी, बट अब फाइनली अगर कोई बच्चा पीजी कर लेता है, जैसे आपने पंचकर्मा किया, तो पंचकर्मा के अंदर है क्या क्या, मतलब एक्चुअली में क्या चीजें आप सिखाते हो बच्चे को, या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या चीजें हैं? देखिए सर, पंचकर्म मतलब 5 मेन कर्म जो है वो बोला गया है। वमन है, विरेचन है, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ये डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर एक हाँ, ऑडियंस को एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आता है। जी। आपका गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं ना आप? हाँ हाँ, अभी बिल्कुल। अक्षय कुमार का एक वीडियो है, मैं स्लाइड में भी वो प्रोवाइड कर दूंगा। अक्षय कुमार खुद अपने वीडियो में बोल रहे, जो आयुर्वेद का पंचकर्म केरला में करा रहे थे, अपने होटल से ही रहा नहीं गया उनसे। जो अच्छा वो फील कर रहे थे ना, उनसे रहा नहीं गया। बेड पे लेटे लेटे उन्होंने वीडियो बना डाला। वही अक्षय कुमार को किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट को बुला के देख लीजिए आप, क्या होगा आपका हालत। वैसे अक्षय कुमार ये इस तरह अपने ही की बेड वीडियो, पे लेटे लेटे रहा नहीं गया, उसका इफेक्ट वो शेयर करना चाहे, और एक वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो में शेयर कर देंगे। उसमें वो बोल रहे हैं, उनकी जबानी बोला गया है, कार को, व्हीकल को जैसे हम सर्विसिंग पे छोड़ते, कंप्लीट गाड़ी का सर्विस होता है, उसके बाद कार का परफॉर्मेंस हो, लाइफ हो, सब इम्प्रूव हो कुछ जाता है। इम्प्रूव हो जाती है। तो दैट इज पंचकर्म, व्हाट इज कॉल्ड एज शोधन इन पंचकर्मा। जितना भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, उस चीज को हम मल बोलते हैं, मला। उस मल को ईयरली, मतलब जब जब उसका समय आएगा, क्लीन या कराते तो रहना चाहिए। उसको रेगुलरली क्लीन करता रहना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं वसंत ऋतु, अभी अभी जो गई वसंत ऋतु में, वहां पे वमन के द्वारा, और शरद ऋतु जो आएगी उसमें विरेचन के द्वारा मेन जो दो है शोधन करनी चाहिए। अगर वो शोधन करते रहेंगे आप, कफ रिलेटेड और पित्त रिलेटेड जो भी बीमारी है वो आपको होगा ही नहीं। ओके, साफ रहोगे आप। ये थोड़ी ना है कि जब कार्बोरेटर दैट भर इज जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा तभी देखूंगा मैं। नहीं, किलोमीटर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जाते हैं कि नहीं आप? 6 महीना हो गया गाड़ी का सर्विसिंग होके, भले ही वो 1000 ही किलोमीटर चला हो, एक तरह का ये सर्विसिंग पे जाते हैं ह्यूमन ना। गैरेज है। यस, ह्यूमन गैरेज है। आयुर्वेद का जो आपने डेफिनेशन पूछा था ना, आयुर्वेद का डेफिनेशन ये है कि ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हमारा इंजन है, इस इंजन का मैनुअल है वो। ओके, आयुर्वेद इस किसको इंजन का चलाना कैसे मैनुअल है? है। यस, दैट्स मैनुअल ग्रेट। में सिर्फ ट्रबल शूटर्स ही नहीं है। ट्रबल शूटर्स क्या होते हैं? ये तकलीफ हुआ तो क्या करना, ये तकलीफ हुआ, नहीं सर। मैनुअल इज अ कंप्लीट गाइड ऑफ दैट मशीन। इस मशीन को कैसे चलाना है, इस मशीन के क्या दिक्कत होने पे क्या क्या करनी प्रोस चाहिए। कौन से वो सारे लिखे हुए हैं उस यस पे। सर, कंप्लीट। आप अगर हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे WHO का, वो हेल्थ का डेफिनेशन ये बोलता है, इट इज कंप्लीट वेलबींग स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिसीज से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है सर। ओके, हाँ, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ फिजिकली मैं फिट हूँ, 6 पैक से मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मेंटली इतना स्ट्रेस है, ये है, आप स्वस्थ रह पाओगे क्या? लंबी आयु जी पाएंगे क्या? नहीं है। फिर आप सब कुछ फिट हो, सब कुछ हो, सही हो, सब कुछ अच्छा है, भगवान का दिया हुआ, बाहर गए 4 लोग आपको गाली दे रहे हैं, आप 4 लोगों से लड़ रहे हो, सोशल आपका बिहेवियर गया हुआ है, आप सही रह पाओगे क्या? वो तो कुछ ना कुछ डिसबैलेंस रहता है, यस, फिर सब कुछ बिगड़ वो जाएगा। इफेक्ट करता भी है। यस, इसीलिए आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है उसमें भी एक वर्ड बहुत सोच समझ के यूज किया गया है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में। आजकल के जो जनरेशन चल रहा है, इनमें बहुत आसमान तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, पर अब आंखें बंद करो तो अंदर गोबर भरा हुआ है। दिमाग पे, अपने खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, वो मंगल ग्रह पे कंट्रोल लेने भाग रहे हैं। आयुर्वेद लाइफ स्टाइल एक्चुअल में जो न्यू Yes. जनरेशन है वो उसको सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। यही सारा बैलेंस करना आयुर्वेदा में सिखाया गया है।
आप गाड़ी को मेंटेन नहीं करोगे तो मर्सिडीज भी वही हाल है, BMW भी वही हाल है, एक्सीडेंट ही होना है। सर एक चीज और कि मतलब आयुर्वेदा में ऐसा कहा जाता है कि एक तो जड़ी बूटी की बात की जाती है, आयुर्वेदा का मतलब जड़ी बूटी, और दूसरा ये कि ऐसी वो डिसीज जो कहीं ठीक नहीं होती वो आयुर्वेदा में ठीक हो जाती है। जैसे बहुत सारी जेनेटिक डिसीज हैं तो उनका कुछ ना कुछ तोड़ आयुर्वेदा में है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है आयुर्वेदा में या सिर्फ मिथ है? सर आयुर्वेद में जेनेटिक्स को लेके ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है जो कि खेत में नहीं गड़ा मिल गया सोने का बोलते हैं, ऐसा चीज आयुर्वेद में जेनेटिक्स को लेके है जिस पे किसी ने गौर नहीं किया है। अगर ये सच्चा कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं इस चीज को उनको बता दूं तो वो सबसे ज्यादा पैसा उसी से बना लेगा। वो है प्री कंसेप्चुअल शोधना। जो पंचकर्म हम बोल रहे थे ना कि बॉडी को क्लीन किया जाता है, पंचकर्म में बॉडी का क्लेंजिंग होता है, सेम प्रोसीजर शादी के बाद जब दंपति जो होते हैं वो बच्चा चाहते हैं, उनके लिए एक प्रोसीजर है। उसमें 1 महीने का ब्रह्मचर्य बोला गया है। उस 1 महीने का ब्रह्मचर्य के दौरान उनको शोधन बोला गया है। दैट मीन्स क्लेंजिंग देयर बॉडी। अब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो उनके ही तो शरीर से आएगा। अगर आपका शरीर खुद ही इतने रोगों से ग्रस्त है तो आगे जो बच्चा आएगा उसको लेके ही आएगा ना। उसके लिए बीज दोष बोलते हैं। आपके जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, ये सब जितने भी है इनको बीज दोष बोला गया है। और ये जो शोधन शादी के बाद बच्चे से पहले किया जाता है उसको बीज शुद्धि कहते हैं। इस बीज शुद्धि से जो है बच्चे को जो ट्रांसफर हो सकते हैं, माँ बाप से जितने डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है वो रोका जा सकता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा पॉसिबल है? यस सर, इसीलिए तो वो बोला गया है। वाजीकरण अध्याय पूरा लिखा हुआ है वाजीकरण का। वाजीकरण अध्याय क्या है? जिसको इनफर्टिलिटी है सिर्फ उसको बच्चा दिलाना वाजीकरण का मतलब नहीं था। वाजीकरण का मतलब हेल्दी बच्चा देने का वादा था। वो वादा है कि आपको मैं हेल्दी बच्चा दूंगा। हेल्दी बच्चे का मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा मार्केट है जो चल रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके पैसा बना रहे हैं ऑलरेडी। और हम ये सोच रहे कि हमें इंजेक्शन दे पाऊंगा क्या, मैं ये छोटा मोटा सर्जरी कर पाऊंगा क्या। इसके अलावा बहुत कुछ है सर करने को। आप अगर ये बता रहे हो मार्केट में ऐसे छाती पीट के कि मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोक पाता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब कोई भी डिसीज ले लो, कैंसर है, डायबिटीज है, थायराइड है, जिसके पास जवाब नहीं है उनका, जहां जाके उनका सोच रुक जाती है, सारा जेनेटिक ट्रांसफर होता है। तो बोला क्या जाता है ये जेनेटिक था इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया? अरे जेनेटिक है। अरे मेरे हेयरफॉल क्यों हो रहा है? जेनेटिक है। मैं ओबेस क्यों हूँ? जेनेटिक है। अरे सब आप वही उत्तर दोगे तो ये भी तो उत्तर दो, उसको रोका कैसे जा सकता है ना? ये तो पता ही है कि जेनेटिक है, जेनेटिक है। उस जेनेटिक डिसऑर्डर को आप कैसे रोक सकते हो इसके बारे में कोई साइंस नहीं बात कर रहा है सर। यूएस भी यही है, इसी चीज को बिजनेस में यूज लेना है, यूज करके वो बेनिफिट लिया जा रहा है। इसी को यूज करना है हमें। अगर आयुर्वेद को अच्छा करना है, प्रोपोगेट करना है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकने का जो ये रामबाण है ना आयुर्वेद में, शादी के बाद बच्चे पैदा करने से पहले जो ये पंचकर्म का शोधन बोला गया ना, बीज शुद्धि के लिए थेरेपी। यस सर, पंचकर्म का शोधन का पूरा प्रोसीजर है, क्लियर कट प्रोसीजर है पंचकर्म में। ठीक है सर, इस प्रोसेस पे हम लोग अगर बच्चे कमेंट करेंगे तो जरूर इस पे आएंगे। और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी के साथ हम पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। यार सर से बात करके बहुत सारी चीजें आयुर्वेदा के बारे में पता चली कि आयुर्वेदा में भाई पैसा कैसे कमाना है ना, अगर कनपुरिया लैंग्वेज में बोले। या बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा एक नया कोर्स है या उस पर बहुत मतलब स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली टर्म्स में अगर हम बात करें। तो अगर आप इस फील्ड में थोड़ा सा इंटर करते हो तो मैं बोलूँगा कि आप इसको बाई चॉइस एंटर कर सकते हैं। इस पे बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए पूरा कंप्लीट वाइड मार्केट पड़ा हुआ, एकदम ओपन मार्केट, कोई बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, है ना? तो थैंक यू सो मच सर, हमारे बच्चों को, ऑडियंस को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मतलब ये 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है इस वीडियो में आपने पूरा कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को अगर पंचकर्मा पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, है ना, या किसी भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पर आयुर्वेदा के, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। बाय बाय।